बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी और साथ साथ जुम्मा मुबारक भी कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन जी, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, आपका वीक अच्छा गुजरा होगा। वेदर चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आप तैयार हो जाएं क्योंकि सर्दी का मौसम पता नहीं अभी शायद लग रहा है कि ख़त्म होने के करीब करीब है, क्योंकि फरवरी एंड में या मिड ऑफ फरवरी कुछ ज़्यादा वेदर चेंज हो जाता है। सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट कि जितना मैक्सिमम इस वेदर को आप एंजॉय कर सकें। उसके साथ साथ जी आज फ्राइडे है, फ्राइडे के साथ साथ आपको पता है सैटरडे संडे ऑफ होता है, वीकेंड होता है, छुट्टी होती है, बहुत सारे लोग की नहीं होती लेकिन होती है। मैं आज अभी अपनी टीम को भी गई थी, मैंने कहा मैं रोज़ आती हूँ और मैं रोज़ याद अपने आप को भी कराती हूँ और आपको भी कराती हूँ कि छुट्टी है। तो ये गलत बात है, वैसे मैं इस बात को एडमिट कर रही हूँ। अच्छा जी, कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं। अच्छी खबरें क्या है ये मैं भी अभी ढूंढ रही थी, जो कि मुश्किल काम है, लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली हमने जो चीज़ें मैं फॉलो कर पाई उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन कल हम एक ज़यारे हादसे की भी आगाज़ में जिक्र करेंगे, जहाँ पर अमेरिकन जो फौजी हेलीकॉप्टर है और एक पैसेंजर प्लेन जो है अमेरिकन एयरलाइंस का, वो टकराया और टकरा कर वो तबाह हो गए। 67 जो पैसेंजर थे उनकी डेथ हो गई। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब जी वाक़या पेश आया और कोई भी जिंदा नहीं बच सका। ट्रंप ने इस हवाले से कहा कि पायलट जिम्मेदार है, हादसे को रोकना चाहिए था और एक ब्लैक बॉक्स जो है इस हादसे का वो मिल गया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या और पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारी चीज़ें लास्ट वीक में मैंने आपके साथ शेयर भी की थी कि बैक टू बैक ये जो पैसेंजर प्लेन्स गिर रहे हैं या कोई हादसे पेश आ रहे हैं, आई डोंट नो क्या है, बट स्टिल जी ये वाला बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था। एक जान का नुकसान हो या 67 जानों का नुकसान हो, नुकसान तो वो है, बहुत बड़ा नुकसान है, अनफॉर्चुनेट वाक़या था। सोचा इस हवाले से आपको सुबह आगाह किया जाए। आगे बढ़ते हुए जी मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात कर लेते हैं। PTI के हुकूमत मुखालिफ जो मुत्तहिदा अपोजिशन महाज बनाने के हवाले से बात की जाए या मुल्क भर में जो एहतजाजी तहरीक चलाने के ऐलान के बाद हुकूमत ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात जारी रखने की बात कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम PTI के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर तैयार है, आइन पार्लिमानी कमेटी बनाएं और मामलात को आगे बढ़ाएं। साथ ही हुकूमत जो है जी मुज़ाकराती कमेटी ने PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब स्पीकर के हवाले कर दिया है, जिसमें जुडिशल कमीशन के मुतबादिल जो खुसूसी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी गई है। अब देखना यह है कि PTI जो अपने स्टांस पे बड़ी स्ट्रिक्ट थी कि जी हम अब मुज़ाकरात का कोई फेज़ नहीं लेकर आएंगे, क्या वो दोबारा से मुज़ाकरात को जारी रखने की हामी भरती है या जो उनकी एग्रेसिव पॉलिसी है, एहतजाजी सियासत है तहरीक के हवाले से, जिस पे जुनैद अकबर साहब ने भी बहुत दफ़ा कहा है और तहरीक इंसाफ कह रही है कि बानी PTI ने इस हवाले से कहा, इस पर अमल पैरा होती है। दूसरी तरफ जी सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के जो मुमकिन ख़तरनाक नताइज से ख़बरदार करने और डिजिटल राइट्स के माहिरीन की मुखालफत के बावजूद सदर के जो दस्तखत हैं अब उसके बाद पीका तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है। हुकूमत दावा करी है जी कि इन तरमीम का मकसद शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, मगर बज़ाहिर तौर पर इन इक़दामात से हुकूमत पाकिस्तान के जो डिजिटल माहौल पर एक कंट्रोल का एलिमेंट है या हासिल करने के हवाले से बात की जा रही है। इस कानून का मकसद मुखालिफ आवाज़ों को दबाना नहीं है, हुकूमत ऐसा कह रही है, बल्कि उनका मुकम्मल खात्मा करना है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पीका एक्ट 26वीं आईनी तरमीम की तरह हुकूमत ने जल्दी में मंजूर कराया है और काले कवानीन जाली हुकूमत के खात्मे को नहीं रोक सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने भी इस हवाले से कहा है कि ये काला कानून है जो आज़ादी सहाफ़त को तबाह करने, लोगों को खामोश करवाने के लिए लाया गया है और इसमें सिर्फ सहाफ़ी बरादरी नहीं बल्कि हम सारे शामिल हैं। हम इस कानून को मुस्तरद करते हैं। हम इस पर तज्जिया ले लेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार इमरान याकूब साहब मौजूद है। सर थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये मुज़ाकरात के हवाले से मेरा पहला सवाल है, अभी हुकूमत ने मुज़ाकरात के मामले को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा है कि दोबारा से बातचीत हो सकती है, मुज़ाकरात हो, लेकिन आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ अपने स्टैंड से पीछे हटेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग अर्मिला, सबको देखने वाले तमाम व्यूवर्स को भी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मामला यह है कि आपने अपने इंट्रो में जो 2 3 4 चीज़ें बयान की हैं वो सारी ही बड़ी अहम हैं
और अगर सबसे पहले हम बात कर लें मुज़ाकरात की, तो सीधी सी बात है कि हमेशा से हुकूमत और अपोजिशन जब भी किसी बात पे कोई मुज़ाकरात करते हैं तो आपको पता है शुरू में ऐसा ही होता है कि दोनों तरफ से अपनी अपनी डिमांड्स पेश की जाती हैं और दोनों ही पब्लिकली तो इस बात का हमेशा इरादा जाहिर करते हैं कि वो मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में बड़े संजीदा हैं, लेकिन दूसरा फरीक जो है वो मुज़ाकरात करने में भी संजीदा नहीं है और इसका कोई हल निकालने में भी संजीदा नहीं है। तो यही अलमिया इन मुज़ाकरात में भी है। पहले आपको पता है कि पीटीआई की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा कि जनाब वो तो हम मुज़ाकरात करेंगे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि हुकूमत के साथ तो हम मुज़ाकरात करेंगे ही नहीं, ये कुछ कर ही नहीं सकते, इनके बस में कुछ नहीं है। फिर हुकूमत की तरफ से भी इसी तरह की चीज़ें आईं। उसके बाद फिर हुकूमत ने कहा कि नहीं मुज़ाकरात करें, हम तो तैयार हैं। फिर पीटीआई मान गई और पीटीआई ने अचानक से मुज़ाकराती कमेटी भी अनाउंस कर दी और कहा कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे और हुकूमत से ही करेंगे। फिर उनकी तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया गया। अब चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब दे दिया है हुकूमत ने, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स कि दोनों फरीक ही मुज़ाकरात से कोई हल निकालने में संजीदा नहीं है। पहले अगर बात कर लें हुकूमत की, तो बुनियादी तौर पे हुकूमत जो है वो एक बड़े भाई का किरदार अदा करती है और उसको मामलात को मामला फहमी से हल करना होता है, क्योंकि अपोजिशन कोई भी हो उसका काम तो सिर्फ हमारे यहाँ कभी भी ताबीरी तनकीद या तमीरी अपोजिशन नहीं रहा। उनका काम तो शोर डालना, फड्डा डालना और अपने मुतालबात को मंजूर करवाना ही होता है। अब इन मुज़ाकरात में असल प्रॉब्लम ये नहीं है, अगर हुकूमत और अपोजिशन चाहे जो दोनों तरफ से जितने भी बहाने बनाए जाएं, जितना भी टाइम लिया जाए, अगर ये दोनों खुद बैठ के मामलात को हल करना चाहते तो हो सकते थे। लेकिन इन मुज़ाकरात में प्रॉब्लम ये है कि इशू है 9 मई के वाक़यात का। जब 9 मई का जिक्र आता है तो फिर उसमें लामहला इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। 9 मई का ऐसा मामला है कि आपके सामने ही वो सारे वाक़यात हैं, सब चीज़ें, और जिस तरह से 9 मई को हुआ वो सारे उस पे अब जिस तरह से पीटीआई की तरफ से ये कहा जाता है कि जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, उसी तरह से 9 मई इस्टेब्लिशमेंट की और पूरी कौम की एक रेड लाइन है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी भी इदारे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह पे इस तरह के मामलात हों कि आप अपनी फ़ौज को इस तरह से उन पे हमले कर दें, तनसीबात पे हमले कर दें, शोहदा जिन्होंने आपकी खातिर जाने दी, आप उन के जहाँ पे स्टैचूज़ लगे उनको गिरा दें, और जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने। ये अलग एक सवाल है कि ये किसने किया, इसमें इन्वॉल्व कौन था, इनको अभी अब 2 साल होने को है, सज़ा क्यों नहीं हुई, कोई वो लोग मामलात किस तरह से, अब फौजी अदालतों की तरफ से कुछ लोगों को सज़ाएँ हुई तो इस तरीक़ाकार पे भी पीटीआई को इतराज़ है और वो फौजी अदालतों को भी नहीं मानते, पीटीआई वाले नहीं, बहुत से दूसरे लोग भी नहीं मानते। तो ये सारी चीज़ें इतना एक पंडोरा बक्स खुल चुका है कि जो बिल आखिर मुज़ाकरात से ही हल होगा। इसलिए मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि दोनों फरीकों को इस मामले पे थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करते हुए वापस मुज़ाकरात पे आना चाहिए और आना पड़ेगा। ये आज आए, 6 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, इनको मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना पड़ेगा, नहीं तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे और मामला फिर किसी और तरफ चले जाएंगे। अच्छा सर, आपने भी खुद भी बात की कि आना पड़ेगा मुज़ाकरात के ऊपर, लेकिन तहरीक इंसाफ या अभी हम इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कन्वे किया है कि जी अब कोई बातचीत नहीं होगी, मुज़ाकरात बिल्कुल स्टॉप कर दिए जाएं, जो कि हुकूमत स्टिल विलिंग है, जिस पे प्राइम मिनिस्टर की बात का भी मैंने पहले भी इशारा दिया। आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो पहले अपनी एहतजाजी सियासत हमेशा से की है और लास्ट कोई 3-4 जो फाइनल कॉल्स थी उस पर उनको ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई कि उनकी ये जो स्ट्रैटेजी है या पॉलिसी है वो उस तरह से जो वो इम्पैक्ट समझ रहे थे आएगा वो आ गया है या नहीं आया, और अब वो मुज़ाकरात से बिल्कुल बैकआउट कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब समेत पीटीआई के तमाम लोग ये समझते हैं कि जो एहतजाज है वही समझ लें कि
प्लस पॉइंट है, और जिस तरह से वो एहतजाज करते हैं कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती, और माजी में ऐसा होता भी रहा है। आप ये देखें कि पीटीआई की कॉल पे, बानी पीटीआई की कॉल पे जिस तरह से लोग निकलते थे और जिस तरह से मीनार पाकिस्तान भी उन्होंने 2-3 जलसे करके यहाँ दिखाया, और कराची में, पिशावर में, इस्लामाबाद में लोग उनकी एक कॉल पे निकलते रहे हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब भी निकलेंगे। उसकी वजह ये है कि 9 मई के बाद जिस तरह से पीटीआई पे बैड पैच आया, जिस तरह से वही लोग, वही इदारे जो उनको हमेशा सपोर्ट करते थे, जिनकी मदद से, जिनकी आशीर्वाद से वो सब कुछ करते थे, जब इन्होंने उनको ही आंखें दिखाई, उनके ही सामने खड़े हो गए और वो मदद रुक गई, तो उसके बाद इनके खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू हुआ उसने इनकी असलियत जो है वो सामने ला दी। और आप देखें कि जो आखिरी, जिस तरह से आपने जिक्र किया, जो आखिर में अब ये जो एहतजाज हुए तो कोई नहीं हुआ, हत्ता कि जब इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई 190 मिलियन पाउंड में, तो उस वक्त भी कोई एहतजाज, हमें तो पूरे पाकिस्तान में काबिल ज़िक्र एहतजाज कहीं भी नज़र नहीं आया। इमरान खान साहब शायद इसी वजह से अली अमीन गंडापुर से नाराज़ भी हैं, इसीलिए उन्होंने जुनेद अकबर को जो है वो केपी में तहरीक इंसाफ का सदर भी बनाया, और अब उनको ज़िम्मेदारी दी गई है कि 8 फरवरी को पीटीआई जो स्वाबी में जलसा करने जा रही है, या केपी में जो एहतजाज है, उसमें जुनेद अकबर साहब से ये कहा गया है कि वो उसको कामयाब से कामयाब बनाएं। और केपी पे इसीलिए ज़ोर है कि केपी में क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत है और वो ये समझते हैं कि वहाँ पे उनके लिए कोई ख़राबी नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, इसलिए वो एक अपना कामयाब पब्लिक शो करके दोबारा आवाम को और ख़ास तौर पे अपने वोटर सपोर्टर को ये साबित करना चाहते हैं कि अभी भी लोग उनके साथ हैं और वो एहतजाज पे निकलेंगे। अच्छा सर, ये जो आपने कहा कि लोग उनके साथ एहतजाज पे निकलेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के जितने भी हम रहनुमाओं को सुनते हैं वो कहते हैं जी जब हमारे लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं तो उनके लिए फेवरेबल सर्कमस्टांसेस नहीं है, गिरफ्तारियां होती हैं, फैसिलिटेट नहीं किया जाता, पूरे शहर बंद हो जाते हैं, फिर हमारे कंटेनर्स लग जाते हैं, इंटरनेट बंद हो जाता है, हर तरह के मसाइल होती हैं। फिर जब लोग गिरफ्तार होते हैं या मिलते नहीं हैं तो उस पर भी फिर उनको कंसर्न्स अपनी जगह मौजूद हैं। तो इस साइड पे तो हुकूमत की जिम्मेदारी, आपको लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाहती है पुरअमन तरीके से, ये बात मेक श्योर करे वो, तो उनको ये राइट या फैसिलिटेट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है? देखिए, मैंने जो बात की, मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि वो ये समझते हैं कि केपी में लोग निकलेंगे, क्योंकि केपी में तो उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस ही है ना, उनकी हुकूमत अपनी, उनके मामला अपने, लिहाजा वहाँ तो पुलिस अपनी, सब कुछ अपना, वहाँ तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि जब सजा हुई है तो केपी में भी लोग नहीं निकले। अब इसलिए ये भी अली अमीन गंडापुर से नाराज़गी की एक बुनियादी वजह तो ये भी है ना कि अली अमीन गंडापुर, इमरान खान साहब को शायद ये तासुर है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो डबल विकेट टूर्नामेंट खेल रहे थे, वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे थे। एक तरफ वो इमरान खान के वज़ीर आला है और दूसरी तरफ वो मोहसिन नकवी साहब से प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में थे। ये सारे तो ये सारी चीज़ें हैं। जुनेद अकबर साहब की जो शख्सियत है, अगर आप जो लोग उनको जानते हैं तो वो डाई हार्डकोर किस्म के इमरान खान के साथी हैं और उनका किसी और तरफ राब्ता भी नहीं है, और वो इसीलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि वो अली अमीन गंडापुर साहब के मुखालिफ कैंप से हैं। पीटीआई में जो दर्रेबाजी वाज़े नज़र आती है, उसमें आप ये देखें कि केपी में जो 2 दर्रे हैं उनमें एक अली अमीन गंडापुर साहब का दर्रा है और दूसरा दर्रा जो है वो जुनेद अकबर और आतिफ खान का है। तो ये मामला आप ये देखें कि अगर वहाँ पे अली अमीन गंडापुर को ना सिर्फ हटाया गया बल्कि उनके मुखालिफ दर्रे से एक बंदा लगा दिया गया, तो उसमें कुछ ना कुछ मामला तो हैं। यस, ठीक हो गया सर। इन द एंड पीका तरामीम आइन का हिस्सा बन चुकी हैं। सहाफ़ी बरादरी हो, लोग हों, वकला हों, हर कोई इस हवाले से एहतजाज कर रहा है, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये हमने इसका मकसद आवाज़ों को दबाना नहीं है, ये हमने कंट्रोल पॉलिसी अपनाई है। आपको भी ऐसा लगता है, या ये जो हम एहतजाज अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और हम इस पे ख़ुद भी इन्फैक्ट कर रहे हैं, क्या ये जस्टिफाइड है कि इतनी मुखालफत के बावजूद इतनी जल्दबाजी के अंदर इसको आइन का हिस्सा बनाना?
देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि जब किसी के पास इक़्तिदार आता है तो वो बेनकाब हो जाता है। अगर आपको याद हो माजी में कि जब ये पीका एक्ट पीटीआई की तरफ से बनाया जा रहा था, ये सारे मामला थे, तो उसी वक्त आप देखिए कि मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और अहसन इकबाल साहब, में हम किस किस का नाम लूँ, ये जितने साहिबान हैं इनकी तरफ से क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या बयानात सामने नहीं आते गए और क्या क्या चीज़ें हम सब के प्रोग्राम्स में आके ये नहीं कहते रहे। उस वक्त तो इन्हें पीका एक्ट जो है वो सबसे बुरा कानून लगता था, लेकिन अब जब वो खुद हुकूमत में है तो इस वक्त उन्हें तमाम लोगों के हकूक़ की इतनी फ़िक्र है कि वो हम सब की ज़ुबान ही बंद करना चाहते हैं। देखें, सबसे पहले पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इस हवाले से जो कवानीन बनाए गए थे वो अयूब खान के दौर में बने थे। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अयूब खान के दौर से लेके आज तक जितने भी कवानीन बने हैं, शायद उनमें या अयूब खान वाला दौर था जो उसमें, क्योंकि अखबारात के हवाले से प्रिंटिंग, उस वक्त तो प्रिंट सहाफ़त थी, उस वक्त जो कवानीन बने थे, उसके बाद आज जो बने हैं शायद ये स्याह तरीन कवानीन हैं। देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि फ़ौजी आमिर ने ये किया, फ़ौजी आमिर ने वो किया, तो आप ये देखें कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हिस्ट्री देखें तो यहाँ तो फ़ौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ना सिर्फ आज़ादी मिली, बल्कि ये जो जितने ये प्राइवेट चैनल्स हैं उनके लाइसेंसेस शुरू हुए, उनके दौर में ये सारा मामला शुरू हुआ और ये चीज़ें हुई। लेकिन जो नाम नहाद जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरियत के दावेदार बनते हैं, जमहूरियत के बानी बनते हैं और पता नहीं क्या क्या बुलंदोबान दावे करते हैं, उनकी तरफ से ये देखें, मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कवानीन बनाना, पीपल्स पार्टी जो हमेशा जमहूरियत की अलम बरदारी का दावा करती है, उनके सदर की तरफ से, जो कि पार्टी के शरीक चेयरमैन है, अमलन सारी पीपल्स पार्टी वो चला रहे हैं, उनकी तरफ से जिस उजलत में फिर इस पे साइन किए गए, ये सारी चीज़ें क्या साबित करती हैं? ये सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि इस वक्त हुकूमत जो है वो चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या इसमें शामिल जितनी भी जमातें हैं, माफ़ कीजिएगा, ये तमाम लोग इस काले कानून में बराबर के हिस्सेदार हैं। ये ज़ुबान बंदी करना चाहते हैं, ये कोई बात नहीं सुनना चाहते, ये अपने पे तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, ये सच सुनने से आरी हैं, ये नहीं चाहते कि कोई सच इनके सामने लाया जाए। ये वो लोग हैं जो चेहरे में अपनी शक्ल देख के अपनी शक्ल को, अपने चेहरे को शीशे में ठीक नहीं करना चाहते। ये शीशा आईना तोड़ने वाले लोग हैं। ये कहते हैं आईना तोड़ दो, शायद आईना ही गलत है, हमने अपने आप को ठीक नहीं करना। तो ये इतनी ज़्यादती है। मैं ये समझता हूँ कि इस पर सिर्फ सहाफ़ियों को एहतजाज नहीं करना चाहिए, बल्कि आम पब्लिक जो है, अवाम है जो, उसको भी हम इस कॉज में सहाफ़ियों के साथ खड़ा होना चाहिए। और जितनी गैर सरकारी तंजीमें हैं, वो NGOs हों, वो फलाई इदारे हों, वो दूसरे, उनको सियासी जमातें जो इस वक्त अपोजिशन में हैं वो हों, सबको इसमें साथ देना चाहिए ताकि इस काले कानून से जान छुड़ाई जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपोजिशन जमातें भी सिर्फ नारे तो लगाती हैं, अपोजिशन जमातें भी हुकूमत के खिलाफ तनकीद तो करती हैं, पॉइंट स्कोरिंग तो करती हैं, लेकिन अमलन वो भी यही चाहते हैं, उनका भी यही है। जब उन्हें मौका मिला था उन्होंने भी ऐसे ही कवानीन बनाए थे। तो ये हमें अपनी जंग खुद ही लड़नी है और इसके लिए मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि तमाम सहाफ़ी जो है वो किसी किस्म की भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। अगर जनरल ज़िया-उल हक के दौर में सहाफ़ियों ने कोड़े खाए थे, अगर दूसरे हुकूमतों में आप ये देखें कि सहाफ़ियों ने क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया, तो अब भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो कवानीन हैं इनके खिलाफ आप देखें कि PBA ने भी एहतजाज किया है। अमेंडा जो हमारी डायरेक्टर्स न्यूज़ की जो है तंजीम है, उसकी तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। फिर जितनी सहाफ़ी तंजीमें हैं सहाफ़ती, आप देखें वो PFUJ हो, PUJ हो, KUJ हो, यानी उनमें चाहे जितनी भी ग्रुपिंग हो, वो इस काज पे, इस मामले पे सब इकट्ठे हैं।
बिल्कुल एब्सोल्युटली, और इस पे जितना एहतजाज किया जाए कम है, और इस पे आवाज़ होनी चाहिए। और ये इजहार राय पे पाबंदी के मुतरादिफ है। ये फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने भी इस हवाले से एक आर्टिकल लिखा है अराउंड 45 पेजेस का, उसमें भी इस पर खासी तनकीद की गई है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, सियासी सूरत हाल के ऊपर और पीका एक्ट के हवाले से, इस काले कानून के हवाले से उन्होंने अपना तज्ज़िया दिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। अब बात करेंगे हम कुछ क्रिकेट के हवाले से जी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 उसका आगाज़ 19 फरवरी से पाकिस्तान में होने जा रहा है, जिसके लिए जो इफ्तिताई तकरीबात हैं उसके शेड्यूल की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। गैर मुल्की टीम्स की पाकिस्तान आमद का स्केड्यूल भी जारी कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान 29 ईयर्स के बाद एक बार फिर आईसीसी इवेंट की मेज़बानी करेगा। और साथ साथ आपको पता है हम डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं। पीसीबी ने जी इस अहम टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए अपने जो तीनों स्टेडियम्स हैं, नेशनल स्टेडियम कराची, कद्दाफी स्टेडियम लाहौर और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो रेनोवेशन है और उसका काम मुकम्मल कर लिया है। उसके हवाले से हमने आपको अपने तीनों शहरों से तीनों स्टेडियम्स की सूरत हाल बताई है कि क्या क्या चीज़ें उसमें रेनोवेट की गई हैं, क्या नई तामीर की गई हैं, सब हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की जो इफ्तिताई तकरीब है जी 16 फरवरी को हजूरी बाग में मुनक्किद होगी, जबकि दीगर स्टेडियम्स की जो इफ्तिताई तकरीबात हैं उनकी तारीखें भी तय कर दी गई हैं, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, इनकी जो शिरकत है वो मुतवक्के है। गैर मुल्की टीम्स की जी पाकिस्तान में जो थोड़ा स्केड्यूल उनका लेट होने की वजह से ये फैसला किया गया है। इवेंट में जो हिस्सा लेने वाली टीम्स हैं वो स्केड्यूल के मुताबिक जी न्यूजीलैंड और जो जनूबी साउथ अफ्रीका है सबसे पहले 8 से 14 फरवरी तक पहुंचेंगी और 3 मुल्की वनडे टूर्नामेंट में शिरकत करेंगी। ट्रायलेटर सीरीज़ है ये। जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 18 और 19 फरवरी को पाकिस्तान आएंगे और इंडिया एज यूजुअल वो हाइब्रिड मॉडल के तहत जी खेलेगा। दुबई में मैचेस मुनक्किद कराएंगे उनके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और $1 मिलियन क्वेश्चन कि चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है 20 दिन बाकी हैं, उसमें हम इस टीम का, हमारी जो टीम है, हमारा जो स्क्वाड है उसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज़ ही एक्सपेक्टेड था कि ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी तक स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इस पे हम सवालात करेंगे और इसके जवाब हमें देंगे नुमान चौधरी जो कि हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम नुमान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नुमान। पहले तो हम तैयारी को साइड पे रखते हैं। मेरा पहला सवाल क्रिटिकल सवाल है, उसके बाद फिर हम इस पे अच्छी बातें करेंगे। पहले मैं बुरी बात करूंगी, हमने स्क्वाड का ऐलान क्यों नहीं किया? देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक ऐसा आईसीसी का टूर्नामेंट जो हम अपने घर में होस्ट कर रहे हैं और घर की कंडीशंस इज सेड टू बी द कंडीशंस जहां आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होकर क्रिकेट खेलते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम जहां इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी है। आप अगर बाकी टीम्स का कंपैरिजन करें, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, हर टीम जिसने, उनके लिए तो ऑब्वियसली एलियन कंडीशंस है पाकिस्तान आकर खेलना, हर टीम ने कम से कम 1 या सवा महीने अपने स्क्वाड का जो है वो ऐलान किया। बट पाकिस्तान में द प्रॉब्लम है कि हम लोग एक अच्छा कॉम्बिनेशन फाइनल नहीं कर पा रहे। एक तो बड़ी वजह यह है कि साइम अयूब की इंजरी एक बहुत बड़ा सेटबैक थी। अब साइम अगर इंजर्ड है तो उनकी जगह आप एक बंदा एज अ रिप्लेसमेंट अनाउंस करें और आप सेम टीम को कंटिन्यू करें जिसने आपको पिछली 3 कंसेक्यूटिव ओडीआई सीरीज जितवाई है। अगर आप पाकिस्तान का रीसेंट पास हिस्ट्री देखें तो हमने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे तीनों जगहों पर जाकर ओडीआई सीरीज खेली और तीनों ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तो एक बड़ा ही सेट पैटर्न था कि आप वो प्लेयर्स जो इन तीनों सीरीज में खेले हैं, टॉप परफॉर्मर्स हैं, उनको रिटेन करें, ना कि आप जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर इस तरह पाकिस्तान में हो रहा है कि जी आमिर जमाल हो गए या फिर खुशदिल शाह हो गए या फिर वो प्लेयर्स जो आपके पिछले 1-1.5-2 साल में मिक्स में थे ही नहीं, आप सिर्फ उन्हें जो है वो किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत पुरानी रीत रवायत है हमारी कि हम बड़े टूर्नामेंट से पहले पैनिक हो जाते हैं। जो ट्रस्टेड प्लेयर्स हैं, जो ट्रस्टेड कॉम्बिनेशन है, हम उसके साथ कंटिन्यू नहीं करते। अच्छा नुमान, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि साइम अयूब की जो इंजरी है वो हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। बट माय पॉइंट एंड माय क्वेश्चन रिमेन्स द सेम।
आपने अपनी बात के आगाज़ में कहा कि अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा इवेंट जो हम होस्ट करने जा रहे हैं, हम अपने होम ग्राउंड पे हैं, हमारी कंडीशंस हैं, हम अपने स्टेडियम्स को रेनोवेट कर रहे हैं, हम हर पॉसिबल जो मेजर हैं वो ले रहे हैं, सिक्योरिटी हो, एवरीथिंग वी आर सॉर्टेड। जो मेन चीज़ है, जिस स्क्वाड ने, जिस टीम ने ग्राउंड में उतरना है, 20 दिन रह गए हैं, क्यों हम इतने हर बार हर टूर्नामेंट के अंदर अब इतना ज़्यादा करते हैं कि हमारी ये जो चीज़ है ये सफ़र होती है और हम क्रिटिसाइज होते हैं, खुद भी होते हैं और दुनिया भर से करवाते भी हैं। देखिए, इसका एक मेजर रीजन जो है वो ये है कि हमारे यहाँ फैसले लेने वाले या जिन लोगों ने फैसला करना है वो लोग बहुत ज्यादा है। यानी आप होता नॉर्मली यही है कि सिलेक्शन कमेटी के पास इख्तियार होता है, वो 3 बंदे 4 बंदे जो नॉर्मली दुनिया में होता है, वो एक कैप्टन, हेड कोच और 7 सिलेक्शन कमेटी के 2-3 मेंबर बैठते हैं, वो टीम फाइनल करते हैं। पाकिस्तान में ट्रेंड इससे ऑपोजिट है। हमारे यहाँ सिलेक्शन कमेटी में भी 6 से 7 बंदे हैं, फिर वो उनके अलावा कैप्टन और हेड कोच है, और ये सब लोग चीजें फाइनल करने के बाद चेयरमैन को भेजते हैं। यानी दुनिया भर में जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला संभालता है, वो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस देखता है, वो बायलैटरल मामला संभालता है मिलके, वो बाकी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशंस की चीजों को फाइनल करता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि जी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है वो फाइनल से दे रहे हैं कि जनाब टीम में क्या होगा। तो शायद हमारे यहाँ जो हिरार्की है जो चेन ऑफ कमांड है वो इतनी बड़ी है कि फिर वो चीजें जो है वो उलझ जाती हैं। एंड दैट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप आप देख ले, एग्जैक्टली जितने भी टूर्नामेंट हमने खेले हैं, हर टूर्नामेंट में प्रोबब्ली द लास्ट वन जो हमने अपनी टीम अनाउंस किया, तो ये एक पैटर्न जो चलता आ रहा है। और आप ये बईद रखें कि पाकिस्तान क्रिकेट में आइंदा आने वाले दिनों में भी जो टूर्नामेंट अपने अगले साल एशिया कप है, T20 वर्ल्ड कप है, वुमेन वर्ल्ड कप है, हर टूर्नामेंट में यही होगा कि यू वुड बी द लास्ट टीम अनाउंसिंग द स्क्वाड, क्योंकि आपकी चेन ऑफ कमांड बहुत बड़ी है। That's so unfortunate. You are so right कि अगर इतने बड़े बड़े जो टीम्स हैं, क्रिकेट बोर्ड्स हैं, वो उस चीज़ को एक सिमेट्री में लेके या सिस्टम के तहत लेके चल रहे हैं, तर हमारे यहाँ ऐसा क्यों प्रॉब्लम है? अच्छा, अब हमने अभी रिसेंटली 2 के मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करने लगी हूँ और हम ये वनडे फॉर्मेट की बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, लेकिन नुमान हमने अभी होम ग्राउंड के ऊपर जो सीरीज़ खेली है, टेस्ट सीरीज़, हमने अपनी कंडीशंस को अपने मुताबिक करने की कोशिश की थी और जो कि हमें बैकफायर की। हमने ये सोचा कि हमने सिर्फ बॉलिंग करनी है, हमने ये नहीं सोचा कि हमने बैटिंग भी करनी है और हमारे बैटल्स ने स्ट्रगल किया। आप क्या समझते हैं कि होम ग्राउंड, होम कंडीशंस, दो कि हम इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, हमें इसका फ़ायदा, एडवांटेज है, बट वो एडवांटेज हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है, हमें किन बातों पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो एक टेक्निकल चीज ये है कि जो आईसीसी का इवेंट है और जो बायलैटरल सीरीज है उसमें फर्क इस तरह है कि बायलैटरल सीरीज में यू कैन मेक पिचेस अकॉर्डिंग टू योर ऑन विशेस। जिस तरह पाकिस्तान ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज सीरीज में की कि हमने जो ड्राई विकेट कर दिया, स्पिनर्स के लिए मदद है और आपने अपने ओपोनेंट को इस तरह जेर करने की कोशिश की। लेकिन जो आईसीसी का टूर्नामेंट होता है उसमें आईसीसी हैज द फाइनल से कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो पिचेस बनाते हैं। बट ये है कि वेदर हो गया या ग्राउंड की डायमेंशन है या आउटफील्ड है, ये सब चीजें वो है जिनसे आपके प्लेयर्स फेमिलियर होते हैं। तो आपको ऑब्वियसली अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट को फॉलो करना है। जो भी वेन्यू है, जो भी ग्राउंड है, हर वेन्यू पर आपको एक इवन विकेट मिलेगी, यानी इस तरह की कॉम्पिटेटिव विकेट मिलेगी जो दोनों टीम्स के लिए फायदेमंद हो, जो ना बहुत ज्यादा ड्राई हो ना बहुत ज्यादा उस पर घास छोड़ा हो, यानी एक प्रॉपर इवन विकेट। तो आपको करना ये है, यू हैव टू बैक योर स्ट्रेंथ एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जो प्लेयर्स, जो कॉम्बिनेशन आपका चलता आ रहा है, आप उस कॉम्बिनेशन को बैक करें जैसे दुनिया की बाकी टीम्स करती है, कि बिल्कुल उस कॉम्बिनेशन में कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, कोई बाहर से प्लेयर्स लाके कोई इस तरह जो है वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आपका जो एक सेट ऑफ प्लेयर्स है, जो पैटर्न है, वो डिस्टर्ब होगा तो फिर वो वही कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन टीम का डिस्टर्ब होगा और उस तरह परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी। ठीक हो गया। अच्छा नुमान, इन द एंड तीनों स्टेडियम्स रेनोवेट हुए हैं, हमने अभी अपनी टीवी स्क्रीन पे भी दिखाए थे, कुछ दिन पहले से हम दिखा रहे हैं, आपने भी ज़ाहिर है फॉलो किया होगा। कैसी चेंजेस आपको लग रही हैं? अच्छा, हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं क्योंकि डेफिनेटली 29 ईयर्स के बाद को आईसीसी का इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेडियम्स की रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के हवाले से जो काम किया गया है, दैट्स सो कमेंडेबल। मतलब अगर आप खास तौर पे कज़ाफी स्टेडियम की बात करें तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर पूरा स्टेडियम
जीरो से करके बनाना, दिस इज समथिंग जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो करंट मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा क्रेडिट डिजर्व करती है। जो मोहसिन नकवी साहब है, जिस तरह उनकी टीम ने काम किया, यानी मैं पाकिस्तान क्रिकेट पिछले मेरा ख्याल है 15, 16, 17 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आज तक किसी ने इसका इकदाम नहीं किया कि जी आप स्टेडियम बनवाएं पाकिस्तान में। फिर पिंडी स्टेडियम के अगर आपने जिस तरह कजाफी स्टेडियम में पूरा ग्राउंड तोड़ के बनाया, पिंडी स्टेडियम में आउटफील्ड बेहतर की गई है, पूरे ग्राउंड में सिटिंग अरेंजमेंट लगाया गया है, नए बॉक्सेस बनाए गए हैं, कराची स्टेडियम में जो है वो पूरे ग्राउंड में चेयर्स लगी हैं, नई बिल्डिंग बनी है। तो ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो शायद पाकिस्तान में एक क्रिकेट फैन और एक क्रिकेट फॉलोअर सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकता था कि यार कुछ सालों में ये चीजें होंगी, कुछ महीनों में ये चीजें होंगी, बट इतने कम टाइम में स्टेडियम्स को पूरे तरीके से तैयार करना और एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी देना, ये एक ऐसी चीज है जो इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। और जो करंट क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, उनका विजन जो था फ्रॉम डे वन वो बड़ा क्लियर दिखाया दिया है व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो उन्होंने काम किए हैं वो बहुत ज्यादा कमेंडेबल है। डेफिनेटली इसमें तो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने भी देखा है कि चंद महीनों के अंदर इन्होंने किस तरह से उसको अपग्रेड किया है और इसकी रेनोवेशन किया। थैंक यू वेरी मच नुमान, बहुत शुक्रिया। हम ऑन एंड ऑफ आपसे जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उस पर बात करते रहेंगे। आगे बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे क्रिकेटिंग इवेंट्स आ रहे हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। सो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए हम तो तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं ये आप सोच लें, क्योंकि आपने इसमें बहुत वो होता है ना, इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड होती है, क्योंकि पाकिस्तान जीत रहा है, हार है, अल्लाह ना करे हारे, जीतने की बात करेंगे ज़्यादा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, हमने कहा सुबह सुबह वीकेंड पे आपको मोटिवेट करेंगे कि आपने एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज करने के लिए आपको पता है बड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है। सुबह सुबह उठना है, नहीं भी उठना, किसी भी टाइम पे दिन के आपने एक्सरसाइज करनी हो तो उसके लिए आपको बड़ी एनर्जी और मोटिवेशन चाहिए। उसके लिए आज हमें किरण शेख हमें ज्वाइन करी हैं, फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, कोच भी हैं, और ये आज हमें मोटिवेट करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। किरण, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि फिटनेस, जिम, योगा, एनीथिंग आपके लिए लाइफ में, आपके लाइफस्टाइल में कितना इम्पोर्टेंट है? ये डिसिप्लिन का पार्ट होना चाहिए, मतलब कि इतना ज़रूरी है जैसे आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये इसी तरह इतना ही ज़रूरी है कि इसको आपको अपनी रूटीन में डिसिप्लिन का पार्ट बना लेना चाहिए। ज़बरदस्त। तो आप कितने अरसे से इस फिटनेस के जर्नी पे हैं? मैं तो बचपन से, क्योंकि मैं एक जिमनास्ट भी रह चुकी हूँ, तो सिंस चाइल्डहुड मैं जिमनास्ट भी थी, और 10 इयर्स हो गया मुझे अपना कोचिंग करवाते हुए। ज़बरदस्त। तो आज आप हमें कैसी एक्सरसाइजेस बताएंगी सुबह सुबह? जी, मैं आज आपको डिफरेंट एक्सरसाइज बताऊंगी कि डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर पे किस तरह के वर्कआउट्स करने चाहिए। ठीक है, ठीक जैसे है। अगर आप स्लिम और फिट हैं तो आपको मेंटेन करने के लिए, टोनिंग के लिए कौन से वर्कआउट्स करने चाहिए। ठीक है जी। और अगर आप बल्की हैं तो तब आपको कौन से करने चाहिए, और अगर आप सिर्फ अपनी बॉडी की मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग बढ़ाना चाहते हैं तो, और मेंटल हेल्थ के लिए आपको किस किस्म के वर्कआउट्स करने चाहिए। ज़बरदस्त। तो किरण हमें कुछ एक्सप्लेन करें, कुछ एक्सरसाइजेज आज? जी, सबसे बेहतरीन कंपाउंड एक्सरसाइज मैं आज आपको बताऊंगी वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में आपने अपने नीज़ को शोल्डर विद द पार्ट खोल लेना है, और टोस से आगे नहीं जाने देना, हाथों को शोल्डर की विद द पार्ट खोल के नीचे तक हिप को लेके जाना है। आपने जैसे चेयर पे बैठते हैं उसी पोजीशन पे आपने चेयर पे बैठना है, ठीक है? हाथ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ओके। किरण, हम अपना माइक सेटल कर ले, मीनवाइल मैं आपसे सवाल भी कर लेती हूँ। नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है कि लोगों को ना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है कि उनकी जो कंसिस्टेंसी है जिम जाने की वो उस तरह से ठीक नहीं हो पाती है। तो आप बताएं कि आप क्या सजेस्ट करती हैं, आपको कितना कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है? जी, आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, वीक में कम से कम 5 to 6 डेज, 4 to 5 डेज आपको टाइम निकालना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा किरण, आपका माइक अगर ड्रॉप हुआ है आप इसको अपनी पॉकेट के अंदर डाल लें ताकि आपको इजी हो एक्सरसाइज करने में भी। किरण का जी, हमारे यहाँ थोड़ा माइक का इशू होता है जब हम एक्सरसाइजेज के लिए कर रहे होते हैं। इसके बाद आप और स्क्वाट्स के अलावा क्या बताएंगी किरण? जी, स्क्वाट्स के अलावा बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो है लंजेस। लंजेस में भी आपने अपने नी को टोस से आगे नहीं लेके जाना, और बैक स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी। ओके। और आप इसमें पल्सेस कर सकते हैं, ये है स्टैटिक लंज। ठीक है। इसमें हम वॉक लंजेस भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको इस सेट पे वॉक लंजेस नहीं करके दिखा सकती। तो आप, ये है हमारे रिवर्स लंज। ये किस पर्पस के लिए होता है किरण? ये आपके ग्लूट्स के लिए और आपकी लोअर बॉडी को, ज़्यादातर हमारी प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है लोअर बॉडी होती है, तो आपके ग्लूट्स और लोअर बॉडी को टोन करने के लिए और आपके लेग्स के मसल को मजबूत करने के लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है।
ठीक है। स्क्वाट और लंजेस दोनों एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। ये बहुत सारे मसल्स को एक ही एक्सरसाइज में हम लोग टारगेट कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है योगा। योगा आपकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को बढ़ाती हैं और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। सुबह सुबह उठ के योगा करने से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। आप पीसफुल पूरे दिन के लिए रेडी हो जाते हैं। वेरी सूदिंग एक्सरसाइज। आई मस्ट से कि नॉर्मली लोगों की एक ये मुझे लगता है लोगों को इतनी आदत हो जाती है, जो लोग रेगुलर योगा कर रहे होते हैं, दे कांट स्टार्ट देयर डे विदाउट डूइंग योगा, राइट? जी। तो योगा एक्सरसाइजेस में स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी की बहुत सी एक्सरसाइज होती है। मैं आपको एक परफॉर्म करके दिखाऊंगी। आपने अपने नी को थोड़ा सा मीडियम विद द पार्ट अपनी लेग्स को ओपन करना है, अपने नी को बेंड करना है और जिस नी को बेंड करना है उस फीट को आपने बिल्कुल स्ट्रेट करना है। अपने एंगल को देख के अपने नी पे अपने एल्बो प्लेस करने हैं और दूसरे आर्म को सर के ऊपर से लेके जाना है। आपने ये बिगिनर्स कर सकते हैं? जी, ये बिगिनर लेवल का ही मैं बता रही हूँ, जो आप है। अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं। perfect। ठीक है। और बहुत से ऐसे योगा पोस्चर्स हैं जो सिर्फ आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं। जैसे आप खड़े खड़े ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें, ब्रीद इन एंड हैंड्स अप, ब्रीद आउट एंड हैंड्स डाउन। तो बहुत से ऐसे पोस्चर्स भी हैं जो सिर्फ आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं। आपकी ब्रीदिंग से ही आपकी माइंड फ्रेश होता है अगर आप डीप ब्रेथ भी करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा किरण, आप नॉर्मली जो घर पे ख़वातीन होती हैं, जैसे कि जी हमारी रूटीन बड़ी हेक्टिक होती है, हमने इतने काम किए होते हैं, हमारी तो एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है, ये बड़ा आप सुनने को मिलता होगा एज अ फिटनेस एक्सपर्ट भी आपको। व्हाट डू यू सजेस्ट, जो ख़वातीन आपको घर पर देख रही हैं, अगर उनकी बॉडी, उनको कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया है, उन्हें लगता है उनके टांगे हैं, उनकी लेग्स का है, उनके शोल्डर्स हैं, विच एक्सरसाइजेज डू यू रिकमेंड? उनके लिए मैं कार्डियो रिकमेंड करूंगी। कार्डियो एक्सरसाइज आप घर में भी कर सकते हैं। जैसे आपके घर में अगर स्टेयर्स हैं तो आप उनके ऊपर 10 से 12 बार ऊपर नीचे जाएं तो ये भी आपका कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज हो जाएंगी। अच्छा, सीढ़ियाँ तो बहुत ऊपर नीचे चढ़ते हैं हम। हाँ, वो तो ठीक है। ओके। तो स्टेयर्स करने से, इसके अलावा आप अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज में वाइपर्स करते हैं, तो ये हमने जो ये वाइपर्स की एक्सरसाइज है हमने ड्रैग की है मिरर वाइपिंग से या डस्टिंग से। तो आप घर में वाइपर्स या क्लीनिंग डस्टिंग से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप बॉटल्स वगैरह लेके, वाटर बॉटल्स के साथ थोड़ी सी बाइसेप ट्राइसेप की गेम भी कर सकती हैं। वाटर बॉटल आपकी क्या होनी चाहिए, कितने लीटर्स और क्या उसका होगा? आप 1/2 लीटर की बॉटल से स्टार्ट करें, उसके बाद ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करें। कभी भी आप वर्कआउट शुरू करने लगें तो इसको हमेशा स्टार्ट में बिल्कुल बॉडी वेट ट्रेनिंग करें, फिर ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करें। जबरदस्त। के ना बैठे हैं, मुझे बताएं आप कहाँ पे एक्सरसाइज कराती हैं, ट्रेनिंग देती हैं? जी, मेरा अपना क्लब है रीशे फिटनेस क्लब के नाम से। और ये टॉप रेटेड पाकिस्तान का नंबर 1 ओनली फीमेल क्लब है। ओह, इट्स ओनली फीमेल क्लब। वाओ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और खवातीन का इंटरेस्ट कैसा है फिटनेस में, ये बताएं। जी माशाल्लाह, आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से हर एज के खवातीन मेरे पास आती हैं। 70s की और इवन के यंग गर्ल्स 12 से स्टार्ट होती हैं और 70s तक की खवातीन आती हैं। तो बहुत ज़्यादा रुझान है। व्हाट्स द राइट एज के आप अपनी फिटनेस का जर्नी स्टार्ट करें? आई गेस कि इसको चाइल्डहुड से अपने डिसिप्लिन में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो आदत हम अडॉप्ट कर लेते हैं वो हमें लॉन्ग लास्टिंग चलती हैं। और जैसे आजकल जंक फूड और इस तरह की डाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हम लोग बच्चों में बहुत ज़्यादा जंक फूड का रुझान है, तो इसके फिटनेस लेवल को भी चाइल्डहुड से स्टार्ट कर लेना चाहिए। ओबेसिटी या ओबीज लोग जो होते हैं उनका बड़ा मसला होता है कि उनको एक्सरसाइज करते हुए बहुत जो प्रॉब्लम भी होती है। आप जब अपनी एक्सपर्ट या ट्रेनिंग्स देती हैं तो व्हाट डू यू सी के कितने चैलेंजिंग इश्यूज आपने अभी तक लोगों के देखे हैं और उसको लोगों ने ओवरकम भी किया है? जी जैसे मोस्टली लोगों को ओबेसिटी का मसला इसलिए होता है कि उनकी एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो होती है। तो मैं पहले तो उनको सजेस्ट करूँगी कि अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, अपने काम खुद किया करें और जिम ज्वाइन करें। कोई भी फिटनेस सेंटर में जाएं, आप सिर्फ जाके उधर टच करके वापस आ जाएं, आपको एक आपकी रूटीन सेट होगी और उसके बाद विल स्टार्ट गोइंग। थैंक यू वेरी मच किरण, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाइन। जी, किरण शेख हमारे साथ मौजूद थी, फिटनेस एक्सपर्ट, हमें कुछ बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज भी बताई। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी जनाब, ब्रेक के बाद वापस तो हम आए हैं, लेकिन जो आपने अभी बातें सुनी हैं बड़ी खूबसूरत बातें हैं। और ये जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका काम और इनका जो इतना डाइवर्स काम है, मैं अभी खुद इंट्रोडक्शन में सोच रही हूँ कि मैंने इनको किस
तरह से इनका इंट्रोडक्शन कराना है, इनको क्या कहकर पुकारना है। आज हमने इनका काम देखा है, इनकी बातें खूबसूरत सुनी हैं, जिस तरह से कहते हैं कंटेंट तो आप इनका देखते ही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अदनान बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज हम इनकी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करेंगे। इनका काम तो हमने इतना डाइवर्स देखा ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? थैंक यू very वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ जी हमारे साथ मुकद्दस यूनिस मौजूद हैं, पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुकी हैं और आज ये सोच के आई हैं कि हमें बड़े खूबसूरत कलाम भी ये सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस, कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप भी आई। इसके साथ साथ जी अली हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना रहे हैं आज आप? मैं मैक्सिकन डिश है कैसडिया, बहुत फेमस थी, वो बना रहा हूँ आज। ज़बरदस्त। चलें आप कंटिन्यू करें, हम बेग साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हम आपको पेंटर कहें, शायर कहें, कंटेंट क्रिएटर कहें, क्या कहें बेग साहब आपको? आप मुझे अदनान बेग ही कह लें और बाकी का फैसला वक्त पर छोड़ दें। क्या बात है, इतनी माशाल्लाह डाइवर्स काम है आपका। थोड़ा सा हमारे साथ अपना ये जर्नी शेयर करें, आगाज़ कैसे हुआ, किस चीज़ से हुआ? वो कहा जाता है कि जब हमें चलना नहीं आता ना तो हम डांस करते हैं बच्चे, जब हमें बोलना नहीं आता तो हम गाना गाते हैं, और जब हमें लिखना और पेंट करना नहीं आता तो हम दीवारों पर पेंट कर रहे होते हैं। और ये बाय डिफ़ॉल्ट है, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। मुझे याद पड़ता है कि मेरे बड़े भाई थे, वो क्लास 6 में थे, तो मैं यही होऊंगा कोई क्लास 1 में। तो वो स्कूल में ना ड्राइंग करके आते थे, तो जब वो घर में आके ना कोई स्टिल लाइफ बनाते थे, तो जब वो चले जाते थे तो मैं उनसे बाद में ना छुप छुप के वो बनाया करता था। मुझे ये याद है। और मुझे लगता है कि मैंने पेंट करना पहले शुरू किया, शायरी बाद में की, और बोलना तो मुझे अभी भी नहीं आता। कैसी बात है, अगर आपको बोलने नहीं आता फिर तो हमारा तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। ज़बरदस्त। अच्छा आप जी कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, आपका बड़ा मुश्किल काम है, आप तो बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। इतने मुश्किल फील्ड्स में हर तरह के लोगों से बात करनी, और भले आपकी बड़ी रिसर्च की टीम होती होगी, लेकिन ये जो होते हैं ना कनेक्टिंग वर्ड्स और एक को दूसरे से मिलाना, ये बहुत बड़ा आर्ट है। कि और ये फितरत कर रही होती है कि एक वक्त को दूसरे से मिला रही होती है, दूसरे को तीसरे से। और ये जब कोई शख्स या फ़र्द या कोई क्रिएटिव आदमी कर रहा होता है ना, तो बाज़ों का दो ज़मानों को मिला रहा होता है। क्या बात है। देखिए ना, एक एंटिटी मेरी है, एक इनकी है, एक आपकी है, एक आपके कुक की है, तो आपने सबको कहीं ना कहीं जोड़ना है। एक वो जो लाइन होगी ना, वो जो बंदा दे रहा है वो सही क्रिएटिव होता है। क्या बात है। अच्छा एक सब आपने अभी आपकी कुछ शायरी, कुछ बातें बड़ा खूबसूरत तरीके से आप एक्सप्रेस और पोर्ट्रे करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। ज़ाहिर है आर्टिस्ट जो भी हो किसी भी तरह का, उसके अंदर सेंसिटिविटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। आपने अपनी ये चीज़ है, ये कब एक्सप्लोर की, आपको रियलाइजेशन हुई इसकी? देखिए, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में था ना, तो वहाँ जो मजलिसें होती हैं, जैसे मजलिस इकबाल, उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, हम वहाँ लिखते थे, करते थे, तो वहाँ टीचर्स आके हमें सुन रहे होते थे। तो वो जो ट्रेनिंग हुई ना, वो बड़ी शानदार हुई। अब टीचर का सुनना और टीचर का कहीं एक जुमला ऐड कर देना, तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा लर्निंग वहाँ से होती है। कि जब आप एक फ़र्ज़ करें, हम सब ने कोई 2 किताबें पढ़ी हैं, उस पर बात करनी है, तो किसी को बात अच्छी करनी आती, किसी को अच्छी नहीं, तो जो टीचर होगा वो बताएगा कि नहीं तुमने ये बात यहाँ से। तो वो मुझे कुछ याद हैं कि ऐसे ही थे हमारे ज़माने में असगर नदीम सैयद, वो टीचर थे, हमसे सीनियर थे, बड़े रिस्पेक्ट, और उन दिनों में उनके ड्रामे चलते थे और बड़े मशहूर थे। तो हम उन्हें देखने सुनने जाते थे, और मुझे ताज्जुब हुआ कि वो हमें सुनने आते थे, और इनडायरेक्टली वो हमारी ट्रेनिंग कर रहे होते थे। कि वो आके चुप करके बैठ जाते थे, किसी बात पे मौजूद बात करते, हाँ तुम कहो तुम कहो तुम, वो हमारी ट्रेनिंग करते थे। आज भी वो जो टीचर है ना, वो असल में सोसाइटी बना रहे होते हैं। और कोई भी कॉलेज, इदारा, यूनिवर्सिटी, वो अपने टीचर्स की वजह से ही बड़ा होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा जी मुकद्दस, चूँकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमें आज पता लगा कि आप माशाल्लाह आप सूरत हाल एकेडमी से हैं, पहले भी आई हैं। अभी तक कैसा जा रहा है काम और क्या क्या चल रहा है आजकल, ये बताएं। आजकल जो है वही सेम रूटीन एज़ यूजुअल। प्रैक्टिस तो वो तो रोज़ का काम है, रोज़ का काम है, और सिंगिंग को अपना पैशन बनाया हुआ है, उसी को प्रोफेशन इंशाल्लाह करना है। ज़बरदस्त। तो आज आप हमें क्या सुनाएं? मैं कलाम सुनाती हूँ। ज़रूर ज़रूर।
तर्ज सनाई मनमिदानम मैं नूरे कल्बी ए नूरे रूहम काबाए दिल हा किबलाए दिल हा इश्क़े हकीकी खालिक़े आलम ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लो लगी है ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, मुक़द्दस से हमने कलाम तो सुना, लेकिन अब हम ज़रा यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ क्या बन रहा है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? अली थोड़ी सी रेसिपी और चीज़ें बता दें हमें। मैम जो इसकी रेसिपी है वो बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये, और हमारे रेस्टोरेंट में जो ये एक स्टार्टर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और मेन कोर्स में भी जो है ना ये इस्तेमाल होता है। तो जो इसका फ्लेवर है वो मैक्सिकन चिली, ठीक है, वो इसकी बेस है, और साथ में ज़ीरा पाउडर, बाकी जो इसकी सीजनिंग्स हैं वो उसमें मैक्सिकन, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं, टमाटो यूज़ है, ऑनियन है, और जो इसकी बेस आती है वो टोटेला ब्रेड के साथ आती है। ये उसमें आप थोड़ा सा हमें पैटर्न से बताएं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देन ये कि पहले आपने जो चिकन है वो थोड़ा सोते करना है, जैसे उसका पानी सक हो जाएगा देन आपने उसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करने हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने इसको टोटेला के अंदर रैप करना है। टोटेला में रैप करने के बाद आपने इसको दोनों तरफ से कलर देना है, जैसे ये लाइट ब्राउन हो जाएगा देन आप इसको सर्व कर सकते हैं। वेरी इजी कुकिंग है ये। लवली। अच्छा वेद साहब, विद टाइम सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि आप जैसे आर्टिस्ट हों, ज़ाहिर है आपका काम बड़ा डाइवर्स है, लेकिन अब लोगों का फीडबैक आपको इमीडिएटली मिल जाता है। अगर आप कोई चीज़ अच्छी है बुरी है, हमारे यहाँ वैसे तो हम अच्छे काम को प्रेस करते बहुत मुश्किल से है और नेगेटिव चीज़ों को हम फ़ौरन से पकड़ लेते हैं, लेकिन आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही जब आपने इस कंटेंट को शेयर भी किया, लोगों का जो फीडबैक रहा ओवरऑल? मैंने जब ये काम शुरू किया ना तो मैं उस पॉपुलैरिटी या लाइक्स की दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। मेरा एक ख़ास छोटा सा एक सर्कल है जिसमें मैं रह के सोचता हूँ, उसी में काम करता हूँ। वैसे भी सोशल मीडिया पे हर बंदे के पास बात कहने का एक टूल होता है, लेकिन हर बंदे की बात ऑथेंटिक नहीं होती। एक लतीफ़ा सुनाऊँ बड़ा मज़े का। ज़रूर। वो कैलीग्राफर होते हैं ना, तो जो उस्ताद हैं वो सिखाते हैं, फ़र्ज़ करें अरबी का लफ्ज़ है हे, उसकी ड्राइंग बहुत मुश्किल है, आइन की ड्राइंग बहुत मुश्किल है, वो बहुत उसको ना ज्योमेट्रिकली बड़ी उसकी एस्थेटिक्स चाहिए। तो एक उस्ताद अपने शागिर्द को सिखा रहा था, तो फिर उसने कहा कि अच्छा यार तुम ऐसे करो, 2 हफ्ते घर रहो और जब काम करोगे ना फिर लेके आना, और तुमने हे लिख कर लाना है। तो जब वो लड़का आया तो उसने कहा जी उस्ताद ये मैंने लिखी है हे। उस्ताद ने कहा ये क्या किया तुमने, ये तो भी ठीक नहीं। कहता अल्लाह उस्ताद जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता है, मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था, अभी तक 161 लाइकिंग्स आ चुकी हैं। वाओ। तो सोशल मीडिया की लाइक शेयरिंग वो बहुत सतही और टेम्परेरी चीज़ है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। असल में ना गाने वाले फ़र्ज़ करें जैसे इन्होंने सुनाया, इनको दाद अगर गाने का कोई उस्ताद देगा ना तो वो दाद होगी, मेरे जैसा वाह वाह तो कर देगा, लेकिन जो उस काम का माहिर है ना उसकी की भी बात इम्पॉर्टेंट है। मेरे काम के जो माहिर हैं वो हमारे उस्ताद हैं, शुरू से हैं अब तक हैं, वो अगर कहीं से मुझे अप्रिसिएशन देते हैं ना, मैं कहीं फ़र्ज़ करें किसी मुशायरा में जाता हूँ
तो वहाँ मुझे कोई बड़ा आदमी कहे ना कि यार तुमने वो बड़ा अच्छा बनाया था, तुमने वो बड़ी अच्छी बात की थी, तुमने उस शेर को बड़े अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया और उसको ऐसे एक कहानी के साथ जोड़, तो मुझे खुशी होती है कि वो एप्रिसिएशन को मैं एप्रिसिएशन समझता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी हमने देखा है कि कंटेंट क्रिएशन अब इट्स गेटिंग वेरी नॉर्मल, लोग अब इसकी तरफ आ भी रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ और अब जो है, हम लोग किताबीनी या किताबें पढ़ने के उस तरह से शौकीन नहीं है। हमें वो शौक़ या हॉबी के तौर पे हम उसको लेते, कुछ हैं लेकिन मोस्टली रुझान नहीं है। और ज़ाहिर है कंटेंट क्रिएशन एक बड़ी ज़िम्मेदारी होती है जब आप इस तरह का कंटेंट बना रहे हो। क्या समझते हैं कि आजकल कितना इम्पॉर्टेंट है लोगों को, यंग जनरेशन को, बच्चों को ये चीज़ सिखाना और इसकी तरफ लेकर आना कि किताबें पढ़ के रिसर्च बेस्ड आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, तभी आप चीज़ों को अच्छा एग्जीक्यूट कर पाएंगे? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि कंटेंट है क्या। मसलन यहाँ हम बैठे हैं तो ये टेबल भी कंटेंट है, ये सोफ़ा भी है, ये भी हैं, आप भी, मैं भी, ये सब कंटेंट है। आपके प्रॉप्स भी कंटेंट हैं, कोई भी कहा अनकहा लफ्ज़ कंटेंट है, कही अनकही बात कंटेंट है, लेकिन उसको करना कैसे है, वो करने का तरीका अगर आपका होना सही तो असल बात बनती है। आप किताबें अब चलें पढ़ी नहीं जाती, कम पढ़ी जाती हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि अब किताबें सुनी जाती हैं। मैं एक जगह गया तो मुझे एक ऐसे ही बैठे थे दोस्त, उसने कहा यार फ़लाँ किताब पढ़ी, मैंने कहा नहीं, उसको बड़ा ताज्जुब, उसने कहा नहीं पढ़ी, मैंने कहा नहीं मैंने सुनी है। तो अब किताबें सुनने का है कि मैं फ़र्ज़ करें पेंट कर रहा हूँ तो मैं साथ हुए को किताब लगाता हूँ जो मुझे, बस अल्केमिस्ट मैंने शायद एक से ज़्यादा दफ़ा सुनी। तो अब सुनने का रुझान है, उसमें भी एक मसला है कि जो वहाँ सुना रहा है कोई वॉइस एक्टर है तो उसमें प्रॉब्लम है कि या उसका तलफ़ुज़ कहीं ख़राब है या उसकी आवाज़ की क्वालिटी, तो वहाँ आपको एस्थेटिकली प्रॉब्लम आती है। लेकिन वैसे ये अच्छा है कि इसको अब ऐसे हम ना बग़ैर किसी रेफरेंस से बात कर देते हैं। वो पुराने दौर में कहते थे कि काता और ले दौड़ी, चरखे पे फटाफट काट के और ले जी मैंने ये काम किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो बात कहनी हो पहले उसको उसके सारे रेफरेंसेस से करें, सोचें, फिर बात करें। अब मैंने फ़र्ज़ करें अभी आपने एक कंटेंट चलाया था कि मैं आपको एक छोटा सा कंटेंट सुनाऊं इस कैमरे को। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। जब मैंने ये कंटेंट बनाया था ना तो मुझे अच्छे जो मेरे काम को जानने वाले लोग हैं, अदबी लोग, उन्होंने जब अप्रिशिएट किया ना तो मुझे लगा कि मैं सही काम कर रहा हूँ। वो ये था कि तुम्हें पता है हम रोज़ के कितने फ़ैसले करते हैं? 1, 2, 3, 8, 10, 100, 200 नहीं, हम रोज़ के 35,000 फ़ैसले करते हैं, इससे भी ज़्यादा, 35,000 डिसीशंस अ डे। मैंने क्या पहनना है, कौन से अपर के साथ कौन सा ट्राउज़र्स, कौन से शूज़, कौन से सॉक्स, ये सब फ़ैसले हैं। मैंने सुबह कितने बजे उठना है, नाश्ते में क्या लेना है, चाय के साथ चीनी लेनी है नहीं लेनी, काम पर किस रास्ते से जाना है और रास्ते में किससे क्या बातें करनी, ये सब फ़ैसले हैं। और मेरे हर फ़ैसले में तुम हो, मेरा सबसे बेहतरीन फ़ैसला तुम हो। क्या बात है, क्या बात अब है। मैंने बात तो करनी थी कि हम एक से ज़्यादा हम हर वक्त डिसीजन कर रहे होते हैं, एब्सोल्युटली, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा रोमांटिसाइज़ किया, फिक्शनाइज़ किया और उसको थोड़ा सा बनाकर जब बात की ना तो वो बात अच्छी लगी सुनने वालों को और मुझे कहनी भी अच्छी लगी। क्या बात है। अच्छा नज़्म, ये जब हमने विद टाइम देखा है कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, बिकॉज़ हम अभी नई जनरेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं तो इतनी समझ बूझ नहीं रखती, आप मुझे बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं कि आप अपने अदबी शख्सियात से जब मिलते हैं, हमने एक बहुत अच्छा स्लॉट देखा है जिसमें बहुत सारी ऐसी, और अभी भी मौजूद है, लेकिन जो एक जनरेशन के अंदर इंटरेस्ट होता है टुवर्ड्स अदब, डू यू थिंक विद टाइम वो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है मज़ीद या कम हो रहा है? देखिए, सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया जैसी शायरी हो रही है। या वेरी इम्पोर्टेंट। तो किताब की शायरी और होती है, मुशायरा की शायरी और होती है, और सोशल मीडिया की शायरी अगर सिर्फ इसलिए की जाए कि मैंने पॉपुलर होना है या किसी स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों के लेवल पर आकर शायरी की जाए तो वो आप उस सतह से गिर जाते हैं। तो आपको अपनी सतह पे लोगों को लाना पड़ता है।
एब्सोल्युटली। ये मुश्किल काम है। तो दूसरा काम तो बहुत आसान है। वो तो मुझे बड़ी अच्छी बात याद है, एक बहुत बड़े शायर एक यूनिवर्सिटी में थे, तो कुछ बच्चे उनको हूट कर रहे थे और एक बच्चा बड़ी बदतमीज़ी से हूट कर रहा था। वो बर्दाश्त करते रहे। उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा, बेटे जहाँ तुम हो और जहाँ मैं हूँ, मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में 10 साल लगे। मैं 1 मिनट में उस सतह पर आ सकता हूँ, लेकिन मैंने आना नहीं। क्या बात है। सतह अपनी मेंटेन आपने खुद बनानी होती है कि मैंने क्या काम करना है, मेरी ऑडियंस क्या है। एब्सोल्युटली। सबके लिए नहीं काम करना चाहिए, और सबके लिए काम तो कोई भी नहीं कर सकता। आपने अपनी ऑडियंस सोचनी होती है कि मैंने किन के लिए बात करनी है, और ऐसी बात जो आप मजलिस में भी कर सकें, घर में बेटी बहू सबके सामने कर सकें। तो एंटरटेनर नहीं होते हम लोग। अगर हम खुद को एंटरटेनर बनाने की सोचें ना, तो फिर कोई लिमिट्स ही नहीं है। अदब इस तरह की एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट की एक सतह ज़रूर है कि वो आपको एक नई दुनिया में लेके जाती है, आपको फैंटेसी में भी लेके जाती है, आपके इमोशंस को सेटिस्फाई भी कर रही होती है। लेकिन वो जो एंटरटेनमेंट है ना, कि आपने, बड़ी मज़े की बात है कि वो कहते हैं कि अगर एक जोकर, एक मस्खरा महल में आ जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बादशाह बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि बादशाह मस्खरों को पसंद करता है। वाह। तो मस्खरे तो हर जगह पे फ़ौरन आकर मशहूर हो जाते हैं। मशहूर होना अहम नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी और फिर भी आप बात कर रहे थे और मुझे लगा कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों का काम देखते हैं जो कि अब एग्जिबिट भी होता है। जैसे हमने गालिब का जिक्र किया, हम मंटो की बात करते हैं, अच्छे प्लेज, ड्रामाज, इवन अलहमरा के अंदर बहुत सारा काम होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हम टेलीविज़न के ऊपर मुख्तलिफ काम को देखते हैं, हमारा हमसाया मुल्क इस हवाले से काम करते हैं अपनी पर्सनालिटीज़ को लेकर, बट हम जितने एग्जिबिट होते हुए ड्रामाज या यहाँ पे जो प्लेज हो रहे होते हैं, हमारे पास उसको आर्काइव अच्छी बेहतर बनाने के लिए हमारे पास वो शायद हमारा इंटरेस्ट नहीं है, और वो काम जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो रहा है। सो व्हाट मेजर्स वी कैन टेक टू प्रिजर्व दैट वर्क दैट इज बीइंग एग्जिबिटेड इन प्लेज एंड या। देखिए, फ़र्क सोचने वाले हमेशा थोड़े होते हैं, और वो थोड़े हैं ना, तो उनको आपस में मिलना चाहिए, फिर रास्ता निकलता है। मसलन यहाँ टी हाउस था, पाक टी हाउस, बिल्कुल। तो सारे लोग कोई शेर सुनाने नहीं आते थे, वो एक एनवायरनमेंट, एक फील के लिए आते थे कि अच्छा तुमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, ये क्या हो रहा है, वो क्या कर, इंटेलेक्चुअल गैदरिंग्स एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली। तो उससे बात निकलती थी। अब वो छोटे छोटे सर्कल्स हैं, वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। आज मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो लाहौर म्यूज़ियम में एक एग्जीबिशन हो रही है, उस्ताद अल्लाह बख्श, पाकिस्तान के लेजेंड। अब अगर उनकी कोई पेंटिंग हमें मिले ना कहीं से, तो वो करोड़ों की होगी। अच्छा, उनसे मतलब जो आप समझ लें कि जिनको उस्ताद का दर्जा मिलता है, उनके पोते हैं, उनकी एग्जीबिशन हो रही है, वो भी उस्ताद है, उस्ताद माजिद। अब उसकी एक ऑडियंस है ना, लेकिन उसकी ऑडियंस ये मीडिया वाली नहीं है। मैं अब वहाँ जाऊँगा, वो काम अभी भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं। जो उनकी जगह हैं, फ़र्ज़ करें म्यूज़ियम में कुछ लोग हैं, थोड़े हैं, हमेशा थोड़े ही होते हैं। ये जो होता है ना आम और अवाम का काम, कमर्शियल फिल्म और आर्ट फिल्म में यही फ़र्क है ना, कि आर्ट फिल्म की ऑडियंस थोड़ी होती है, लेकिन वो हमेशा, अब मिर्ज़ा गालिब की वो जो बनाई थी उन्होंने, गुलजार साहब ने, जगजीत साहब ने, वो एक लेजेंड है कि आप भी उसको जब भी 5 साल बाद, 10 साल बाद देखेंगे, तो आर्ट हमेशा अपने वक्त से आगे चला जाता है, और वक्त के साथ अपने मानी भी बदल लेता है। बिल्कुल। आप एक पेंटिंग को देखें ना, एक फ़ोटोग्राफ और एक पेंटिंग में यही फ़र्क होता है। आप एक फ़ोटोग्राफ को देखें 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, ख़त्म। बेशक आप उसमें ही हों, और आप अपने आप को देखेंगे कितनी दफ़ा देख लेंगे, लेकिन एक पेंटिंग को अगर आप देखेंगी 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, साल के बाद, 10 साल, तो उसके मानी बदल जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए आर्ट हमेशा ज़िंदा रहता है, और आर्ट को सोचने वाले भी शायद ज़िंदा रहते हैं। ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत बात। अच्छा जी,
बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे मज़ा आ रही है डिस्कस करने में। बहुत सारे मुख्तलिफ जब आपको ऐसी बड़े सॉफ्टली बहुत सारे इश्यूज़ को हम जब एड्रेस करते हैं तो आई गेस बहुत सारी असलाह का फैक्टर हमारे अंदर भी मौजूद होता है, तो हमारी भी हो जाती है कहीं ना कहीं। मुक़द्दस, इतनी इंटेलेक्चुअल बातें हो रही हैं, आपने इतना ज़बरदस्त कलाम हमें सुनाया है, क्या और सुनाएंगी अभी आप हमें? मैं भी आपको घरोली सुनाऊंगी। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। वे घड़ात को भन सटा हो, वे घड़ात को भन सटा, मेरे महबूब दी चेत रंजाई हो, एक भार तेड़ा हो दूजा भार पानी दा, तीजा वेंदा ए जान दे नाल रलाई हो, बाहां मड़ोड़ी चूड़े वाली हो, बाहां मड़ोड़ी चूड़े वाली, दूजी गल गिराठी पाई हो, सुन मियाँ साहिबदना, सुन मियाँ साहिबदना, बख्त घड़े दा, साड़ी उम्र गई अजे आई, माहियार दी घड़ोली भर दी, माहियार दी घड़ोली भर दी, एक अल्लाह कोलों मैं डर दी, एक मौला कोलों मैं डर दी, या माहियार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी, एक अल्लाह कोलों मैं डर दी, एक मौला कोलों मैं डर दी, माहियार दी घड़ोली हक मौला, सोने यार दी घड़ोली हक मौला, माही यार दी घरोली भर दी, सोने यार दी घरोली भर दी। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रेसिपी हमारी रेडी हो गई है, अदनान बेग साहब हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें शेयर कर रहे हैं और अब हम इनसे कुछ सुनेंगे भी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हमारे साथ अदनान बेग साहब मौजूद हैं, मुक़द्दस यूनुस हैं और अली हैदर हैं। किचन में जाएंगे पहले, सबसे पहले, क्योंकि अली की डिश रेडी हो चुकी है। अली, आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आपने इसको रैप के अंदर किया और उसके बाद आपने इसको क्या किया है, सौते किया है? नहीं मैम, इसको थोड़ा सा हमने लाइट ब्राउन करना है। ठीक है। पैन पे जाके जैसे इसको कलर आ जाएगा टोटीला को, देन ये हम सर्व ये के लिए ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली टोटीला ब्रेड बड़ी नहीं, इसकी जो है थोड़ा सा हार्डनेस रहती है एंड इट्स यूज एज एपेटाइजर, राइट? ओके लवली जी। फाइनल प्रेजेंटेशन दिखा दे। बेहतरीन। खुश शक्ल खाना होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका खाने का दिल करता है। थैंक यू वेरी मच अली, बहुत शुक्रिया आपका। मुक़द्दस, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। अभी हम आपसे जाते जाते कोई रिक्वेस्ट या फरमाइश कर देंगे छोटी सी। बेग साहब, आप आए हैं, इतनी अच्छी अच्छी हमने आपका कंटेंट सुना है, हम लाइव कुछ ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ सुनाए हमारे देखने वालों को। कहीं मैं एक गज़ल के कुछ अशार सुना। ज़रूर ज़रूर। कहीं मैं आँखों को बो रहा हूँ, कहीं मैं दिल को उगा रहा हूँ, कहीं मैं आँखों को बो रहा हूँ, कहीं मैं दिल को उगा रहा हूँ, मैं कोह कन से इलादा भी एक और रास्ता बना रहा हूँ। मैं आने वाले दिनों का माजी, गुज़रते दिन की रज़ा पे राज़ी। मैं आने वाले दिनों का माजी, गुज़रते दिन की रज़ा पे राज़ी। गए ज़मानों से आ रहा हूँ, गए ज़मानों को जा रहा हूँ। कहानी है ये निभाने की, कहानी है ये निभाने की, ये चाहे जाने की चाहने की। कहानी है ये निभाने की, ये चाहे जाने की चाहने की। सुनी सुनाई सुनी है मैंने, सुनी सुनाई सुना रहा हूँ।
3 अशार याद थे, सुना दिया। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। कि आप तशरीफ़ लाए, और आपका काम डेफिनेटली हम सब देखते भी हैं, हम चाहेंगे कि आप सब भी देखें। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें और ऐसा कंटेंट, ऐसा ऑथेंटिक और जेन्युइन कंटेंट आपको बहुत कम देखने को मिलता है। स्टिल वी प्रेफर, और अभी हमने इतनी बातें की हैं, और जाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं जो विद टाइम चेंज हो रही हैं, लेकिन जो असल एसेंस है वो चीज़ों का बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। मुकद्दस, मुझे एक सेगमेंट पे जाना है, वो सेगमेंट मैं अनाउंस करती हूँ, क्योंकि हमारी देखने वालों सेगमेंट भी करना है। मैं चाहूँगी आप 2-3 लाइनें हमें कुछ सुना भी दें। जनाब मुकद्दस को भी हम थैंक यू कहते हैं। मुकद्दस, फिर सुनाएं, हम सेगमेंट अनाउंस करें और फिर क्लोजिंग करें। पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा, हो पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा, धुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लब्बियां अपनियां छावां, दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बस जाना, सब नू समझ के की करना है दिल नू ऐ समझावां, तू झूम 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 झूम, हो तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया जनाब। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल और परसों आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकेंगे। और अभी जाते जाते जी हम आपको दिखा रहे हैं, लाहौर में पाकिस्तान इंटरनेशनल कलनरी कंपटीशन हुआ, और इवेंट में जी मुल्क भर से और इंटरनेशनल जो यंग शेफ़ है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारी जो नुमाइंदा है सादिया मकसूद वहाँ पे गई, उन्होंने क्या देखा हमें भी दिखाया। मेरी तरफ से इजाज़त है, आप ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग पब्लिक के साथ मैं हूं सादिया मकसूद, और आज मैं मौजूद हूं इंटरनेशनल कुलिनरी चैम्पियनशिप में, जहां पे 25 लाइव किचन लगाए गए हैं और इंटरनेशनली यहां पे शेफ्स आए हुए हैं। इस वक्त यहां पे पाकिस्तानी शेफ्स के दरमियान कड़ा मुकाबला जारी है। आपको लेके चलते हैं स्टॉल्स की जानिब और दिखाते हैं कि पाकिस्तानी शेफ्स ने क्या बनाया है, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा क्या बनाया आज आपने, और ये चैम्पियनशिप में आज आप क्या पेश कर रहे हैं? हमारा कंपटीशन है स्टूडेंट कैटेगरी का 3 कोर्स पाकिस्तानी कुजीन। उसमें हमने स्टार्टर, मेन कोर्स एंड डेजर्ट बनाना होता है, और हमने उसको मॉडर्न तरीके से प्लेट करना होता है। तो हमने जो स्टार्टर है उसमें हमने स्टफ़ चिकन बनाया, उसमें हमने वेजिटेबल्स को स्टफ़ किया, और डेजर्ट हमारा था जलेबी चीज़ केक, और जो मेन कोर्स है वो हमारा था मसर चावल। तो वो हमने प्रेजेंट किया। अब उम्मीद देखते हैं शेफ्स हमें किस तरह के रिव्यूज़ देते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की जानिब, जहाँ पे ख़वातीन जो है वो कुकिंग कर रही हैं, और अब हम देखते हैं कि ख़वातीन ने अपनी सलाहियतें किस तरह से दिखाई हैं। इनके स्टॉल की तरफ चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि आज आपने क्या प्रेजेंट किया है? हम लोगों ने मुगलाई चिकन लैम्प चॉप्स मसाला किया है, और गाजर का हलवा किया है, और चिली पकौड़ा किया है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्या बनाया आज आपने, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं चिकन मलाई बोटी तिक्का हांडी, और साथ ये क्रोकेट्स हैं, और ये मखंडी हलवा। ये मखंडी हलवा, अच्छा इसका नाम है, ये कैसे तैयार होता है? ये भाई ने किया। ये मेरी रेसिपी है। तो इसके अंदर सूजी डलती है, दूध, ऑयल एंड शुगर, और ड्राई फ्रूट्स ऊपर आपने गार्निश करना है। क्योंकि ये एक मखाद विलेज था और उसकी डिश थी, इसका नाम था मखादी हलवा, फिर लोगों ने इसका नाम मखंडी हलवा रख दिया। ये मखाद विलेज की बेसिकली डिश है। क्या उम्मीद करते हैं आप इससे? इंशाल्लाह देखते हैं, अभी उम्मीद है। फर्स्ट टाइम है बेसिकली हमारा, और अभी हम बिल्कुल नया बैच आया है, और 2 मंथ हुआ है बेसिकली हमें, और अभी देखते हैं कैसे चलता है।
अच्छा ये देखिए जी, ये बड़े मज़े का इन्होंने यहाँ पे रिसाइप्स तैयार की हुई हैं और ये कुछ चिकन आइटम्स मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ हलवा तो बहुत ही मज़ेदार है जिसका नाम है पाखंडी हलवा। और ये हलवे का नाम सुन के जो है ना वो वैसे ही आप सबसे पहले तो सोच में गुम हो जाते हैं कि हलवा कैसा होगा और इस जायके में कैसा होगा, लेकिन देखने में ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अब हम आगे जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या पेश किया जा रहा है और नेक्स्ट मेन्यू में क्या है। आज आपने क्या बनाया है और क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आप? आज हमने 3 मेन पाकिस्तान कुजीन बना रहे हैं जिसमें हम सीख कबाब और तंदूरी चिकन विद राइस और सूजी का हलवा बना रहे हैं, जिसके हमने जो कबाब चिकन बोनलेस से बनाए हैं, तैयार किए हैं, और ये राइस हमने तैयार किए हैं और मैरिनेशन करके चिकन की और ऑनियंस वेजिटेबल्स के साथ इसको प्रेजेंट करें। सिंपल। क्या उम्मीद करते हैं कि आपका खाना जो है वो बेस्ट प्रेजेंटेशन होगा? इंशाल्लाह कोशिश पूरी है, आगे जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा जी, ये देखिए जी, यहाँ इन्होंने बनाई है ये कबाब की रिसाइप्स और ये देखिए जी राइस बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। ऊपर उसके बड़ी स्पाइसी सी चटनी है, इसके साथ ये देखिए आप हलवा, ऊपर अगर नट्स नज़र आ जाएं हलवे के तो वैसे ही बहुत मज़े का हलवा बन जाता है। और जाहिर सी बात है हलवा हर बंदे के लिए फ़ेवरेट है, एक बड़ी सौगात है, इस मौसम की बड़ी सौगात है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की जानिब। यहाँ पे भी हमें जो है वो कुछ डिफरेंट आइटम्स देखने में आ रही हैं, कुछ चिकन आइटम्स हैं और कुछ हलवे की आइटम्स हैं यहाँ पे। तो हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पे आज क्या बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बनाया है आज आपने, क्या प्रेजेंट कर रही हैं? भुना हुआ चिकन, गाजर का हलवा और पकौड़ा फ़िश। ये पकौड़ा फ़िश आपने बनाई है, तो इसको आपने कितनी मेहनत से तैयार की है, क्या रिसाइप है इसकी? इसमें सारे मसाले ऐड किए हुए हैं, दरदरा मिर्च है, ज़ीरा है, नमक है, चाट मसाला है, बेसन है और अजवाइन है और 2-3 आवर्स बिफोर इसको मैरिनेट करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हमारा कंपटीशन हम लोगों ने 75 मिनट्स में डन किया इसको। अच्छा ये बताइएगा कि आप मुझे लाहौर से नहीं लग रही हैं, आप कहाँ से आई हुई हैं? जी मैं बेसिकली लाहौर से हूँ लेकिन बिलोंग टू सियालकोट। सियालकोट की क्या फेमस डिश है कोई? नो नो नो, इट्स लाहौरी डिशेज़। थैंक यू। अच्छा जी, हमने ये देखा यहाँ पे ये जी मटन पका हुआ है बड़ा मज़ेदार, साथ गाजर का हलवा और सबसे मज़े की जो सौगात है यहाँ पे वो है फ़िश पकोड़ा, जो कि इस मौसम में लोगों की बड़ी मनपसंद चॉइस होती है कि फ़िश पकोड़ा जो है वो कहीं पे मैसर हो जाए। और यहाँ पे हमें स्टॉल्स पे ये देखने में मिल रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल की जानिब। मैं इस वक्त स्टॉल के पास मौजूद हूँ जहाँ पे इस वक्त तमाम किचन्स की जो है वो डिशेज़ यहाँ पे प्रेजेंट कर दी गई हैं और इन तमाम जो रेसिपीज़ को आप देख सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार किस्म की आइटम्स हमें नज़र आ रही हैं, जिनमें चिकन में जो है वो बर्गर्स और हलवा वगैरह मौजूद हैं। और यहाँ पे जो है वो बहुत ही मज़े का स्टफ़ चिकन भी मुझे देखने में नज़र आ रहा है, जलेबियाँ हैं, काफ़ी मज़ेदार यहाँ पे प्रेजेंटेशन की गई है शेफ़्स की जानिब से। अब हम चलते हैं जजेस की जानिब, जिन्होंने अब हमें फ़ाइनल रिमार्क्स बताने हैं कि किसने सबसे बेहतर यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो चलते हैं अब जजेस की जानिब। जी अब हमारे साथ यहाँ पे जो है वो जजेस मौजूद हैं जो कि यहाँ पे तमाम शेफ़्स की रिसाइप्स चेक कर रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि उनको ये तमाम जो रिसाइप्स हैं वो कैसी लग रही हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो कौन आगे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि इस वक्त आपने इतना सारा आप खाना जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है आपका तो पेट ऐसे ही भर जाएगा खाते खाते। तो इस चैम्पियनशिप के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा और इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि सबसे बेहतरीन जो है वो कौन सी डिशेस जा रही हैं? आज जो है ना सबसे पहले आज स्टूडेंट कैटेगरी है, तो जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, जो गौतम स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कल से आप लोग देखेंगे प्रोफेशनल शेफ्स आएंगे। तो आज हम स्टूडेंट कैटेगरी को जज कर रहे हैं। तो हमारे साथ 3 जजेस का पैनल होता है, शेफ़ तैमूर, शेफ़ तैयबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम तीनों नंबर कंपाइल करते हैं, करने के बाद हम एक एवरेज पॉइंट पे ले आते हैं। हम तीनों का एज एक पेज पे होना भी ज़रूरी है क्योंकि उनके व्यूज़ अलग हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हम एक ही व्यूज़ पे आते हैं और फिर इसका रिज़ल्ट कंपाइल करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जो रिज़ल्ट्स हैं ये कब तक अनाउंस होंगे? ये रिज़ल्ट हम यहाँ से बना के देंगे, फिर हमारे बैक ऑफिस में हमारे टीम मौजूद है जो रिज़ल्ट हम विद इन 1 आवर, लेकिन ये जो रिज़ल्ट है कल अनाउंस होगा।
कल नोटिस बोर्ड होगा, वहाँ पे अनाउंस होगा। जो सर्टिफिकेट वगैरह कल दिए जाएंगे। जो अगर किसी ने इसमें गोल्ड मेडल लिया, सिल्वर मेडल लिया है, तो लास्ट डे में उसको स्टेज पर बुलाकर बाकायदा पब्लिक के सामने दिया जाएगा। यहाँ पे जितने टेबल्स हैं उन पे अभी लगातार जो है वो खाने भरते जा रहे हैं और ये भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तमाम किचन्स के जो खाने हैं वो फिल हो चुके हैं। लाइव किचन्स की जो है वो अब यहाँ पे क्लोजिंग होना स्टार्ट हो गई है और शेफ़्स की जानिब से जो है जो जज शेफ़्स हैं वो उनकी जानिब से अब रिमार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। और ये 4 डेज़ का जो है इंटरनेशनल कुलिनरी चैम्पियनशिप है जो कि 4 डेज़ तक जारी रहेगा, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के शेफ़्स जो है वो अपने स्किल्स यहाँ पे दिखाएंगे। और यहाँ पे आज जो है वो पाकिस्तान के हवाले से दिखाया गया है। इसी तरह नेक्स्ट 4 डेज़ में जो बाकी मुख्तलिफ ममालिक से शेफ़्स आए हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे।